हेलो एवरीवन, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं सीयूटी पीजी पॉलिटिकल साइंस के लिए, तो इस पेपर को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आज की वीडियो में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूं। सिलेबस क्या है, बुक्स क्या है, काउंसलिंग प्रोसेस क्या है, कितनी सीट्स हैं डीयू और जेएनयू में, कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस एग्जाम के बारे में, कैसे तैयार करना है, कौन सी बुक सही रहेगी, सिलेबस क्या है, कंप्लीटली समझने वाले हैं। 22, 23 और 24 में कैसा रहा है पेपर, कितने क्वेश्चंस किस यूनिट से किस चैप्टर से आए, कंप्लीट एनालिसिस मिलने वाला है। इस आर्टिकल का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के, ये भी जरूर पढ़िए। कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सिलेबस से। उससे पहले थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं। इसका कोड होता है HUQP18, ठीक है। पुराने कोड के साथ कंफ्यूज मत हो जाइएगा। कई वेबसाइट्स पर आपको अनऑफिशियल वेबसाइट्स पर PGQ कोड देखने को मिल जाएगा, बट इसका जो करंट कोड है वो है HUQP18 और इसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस भी है इसका, ठीक है। अब ये एग्जाम जो होता है टोटल 75 क्वेश्चंस आते हैं, जनरल पेपर अब नहीं आता, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ये आपका। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस एग्जाम को करवाती है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसमें आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर बाइलिंगुअल रहता है, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही मीडियम में रहता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इस एग्जाम में आपके पूछे जाने हैं, ठीक है। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम आगे भी देखेंगे, तो पहले सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो देखिए, अगर इसकी सिलेबस की बात करें तो सिलेबस बड़ा नहीं है। इन टॉपिक वाइज अगर देखा जाए तो सिलेबस काफी लिमिटेड लगता है आपको, सिलेबस काफी छोटा लग सकता है। बट देखिए, अगर सिलेबस छोटा है या टॉपिक्स कम है, इसका मतलब ये नहीं है कि इजी हो जाता है, पेपर इजी हो जाता है, इसका कतई मतलब ये नहीं है। देखिए, हर टॉपिक के सब टॉपिक होते हैं। और पॉलिटिकल साइंस, देखिए पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, सोशियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट जब आप पढ़ते हैं, ठीक है, तो इसमें आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। एक टॉपिक के बारे में, उसका सब टॉपिक और सब टॉपिक के बारे में बहुत कुछ आपको कवर करने की जरूरत होती है। तो पहले सिलेबस देख लेते हैं। तो वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी है, जिसमें प्लेटो, कार्ल मार्क्स, हॉबीज, लोकी, ठीक है, इनके बारे में, ये थिंकर्स के बारे में है। वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी के बारे में। फिर इंडियन पॉलिटिकल थॉट आ जाता है, ये चैप्टर 2 है, जिसमें राम मोहन राय, गांधी, अंबेडकर, सावरकर के जो है ये जो थिंकर्स थे उनके बारे में। इसके अलावा भी सपोज अगर आप यहाँ पर गांधी के बारे में पढ़ रहे हैं, अंबेडकर जी के बारे में पढ़ रहे हैं, सावरकर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो और भी जो थिंकर्स रहे हैं इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स काफी सारे हैं, तो आपको उनकी भी एक समरी यहाँ पर पढ़नी चाहिए। पर यहाँ पर कुछ प्रोमिनेंट दिए गए हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। फिर पॉलिटिकल थ्योरी आ जाती है, जिसमें लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, सॉवरेनिटी, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट जैसे टॉपिक आ जाते हैं। फिर इंटरनेशनल रिलेशंस है आपका, रिलीजन, लिबरलाइजेशन, कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स, ठीक है, सार्क, यूएनओ, एशियन, ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो आपकी आ जाती है। फिर आपका आता है इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स, जिसमें प्रेम्बल, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, पार्लियामेंट, बहुत सारे एक्ट इसमें आ जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स की पावर, ठीक है, फंडामेंटल्स, राइट, ड्यूटीज, अमेंडमेंट, फेडरलिज्म, पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्शंस, ठीक है। और इलेक्शंस जब आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा इलेक्शन का पूरा प्रोसेस, ठीक है, इलेक्शन कैसे कंडक्ट होता है, स्टेट इलेक्शंस, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर। मतलब ये है कि इलेक्शंस का मतलब ये नहीं सिर्फ नेशनल एक इलेक्शंस होता है, लोकसभा, राज्यसभा इलेक्शन लेकर प्रेसिडेंट तक के इलेक्शन से लेकर लोकसभा के लिए, राज्यसभा, स्टेट असेंबली, ये सारे आपको कवर करने इसमें पड़ेंगे। कॉम्परेटिव गवर्नमेंट पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्टोरल सिस्टम, फिर से वही इलेक्शंस का ही पार्ट आ जाता है, इलेक्टोरल सिस्टम, अप्रोचेस, मॉडल, टाइप, रिजिम्स, पब्लिक पॉलिसीज इन इंडिया, मॉडल, प्रोसेस और टाइप, जनरल कंटेम्प्रेरी इश्यूज, ग्लोबल जस्टिस, नेशनलिज्म, क्लाइमेट चेंजेस,
ठीक है, इसमें आपको फेडरलिज्म भी पढ़ना चाहिए, मार्क्सिज्म भी पढ़ना चाहिए। ये क्योंकि यहाँ पर आपको सिलेबस भले ही बहुत ज्यादा ना दिया गया हो, बट यहाँ पर कहने का मेरा इतना मतलब है कि इन टॉपिक के भी काफी सब टॉपिक होंगे। और ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए हमारी आती है इसके लिए बुक, और हमने पीवाईक्यूज भी कवर किए हैं। तो पीवाईक्यूज में ऐसा देखा गया है कि ऐसे बहुत सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे जिनके सब टॉपिक्स है या उनसे उनके जो पार्ट ऑफ द टॉपिक रहते हैं वहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो सिलेबस आपको बड़ा नहीं लगता, पर बहुत कुछ है इसमें कवर करने के लिए, बहुत कुछ हो जाता है आपको जो कि कवर इन डिटेल में आपको करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ना एक यूनिट वाइज क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, 22, 23 और 24 का लिया है हमने। ये पूरे 8 जो चैप्टर्स हैं, यूनिट्स कह लीजिए, इन 8 चैप्टर्स के अकॉर्डिंग कि 12, 23 और 24 में कितने क्वेश्चन आए। तो वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी से 12, 14, 13 आए हैं। इंडियन पॉलिटिकल थॉट से 9, 10, 11, 11, 12, 12, 10, 11, 10, 14, 13, 15, 7, 6, 5। ठीक है, पब्लिक पॉलिसी से ऑफ इंडिया से 6, 5, 4, कंटेम्प्रेरी इश्यू से 6, 4, 5। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आए हैं जो आपके 8 चैप्टर से लिए गए हैं। टोटल 75 क्वेश्चंस आते हैं। तो अलग अलग यूनिट से देखिए, वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी से काफी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स से काफी सही क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पॉलिटिकल थ्योरी से भी पूछे जा रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशन से यूं ही बात करें, पब्लिक पॉलिसी से, इंडिया कंटेम्प्रेरी इशू से थोड़े कम टॉपिक, क्योंकि यहाँ पर थोड़े टॉपिक्स भी कम है, इस वजह से इनके कुछ जो क्वेश्चंस हैं यहाँ से थोड़े कम भी आपके देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। तो ये क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके 22, 23 और 24 की हमने यहाँ पर बात करी है। अब चलिए करियर स्कोप देख लेते हैं। देखिए पॉलिटिकल साइंस से अगर आप पीजी करना चाह रहे हैं, पीजी के बाद आप अगर सपोज पीएचडी या रिसर्च करना चाहते हैं तो वो दूसरी बात है, बट अगर आप जॉब करना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या स्कोप है, ठीक है, क्या सेक्टर्स है जिनमें आप अपना करियर बना सकते हैं पॉलिटिकल साइंस से। और आज के समय में ना पॉलिटिकल साइंस वाले बहुत अच्छा, अगर जो कि मैंने देखा है, बहुत अच्छा करियर बना रहे हैं आपका जर्नलिज्म में। मतलब मास जर्नलिज्म पढ़ने वाले इतना अच्छा करियर नहीं बना रहे जितना पॉलिटिकल साइंस के बैकग्राउंड वाले जो है अपना करियर बना रहे हैं इसमें। तो यहाँ पर देखिए सबसे प्रोमिनेंट तो आईएएस पीसीएस आ जाता है। ठीक है, इसके लिए पीजी करने की भी जरूरत नहीं है, अगर आप यूजी हो तो जब भी जा सकते हैं। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की जॉब आ जाती है, एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस, स्टेट एसडीएम, डीएसपी आ जाते हैं। ये तो वो है जो कि भाई हार्डेस्ट एग्जाम ऑफ इंडिया में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा पॉलिसी एनालिटिक्स बन सकते हैं आपके, प्राइवेट थिंक टैंक्स, रिसर्च एनालिसिस, पॉलिसीज, गवर्नमेंट और प्राइवेट बॉडीज, लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, इसके लिए यूजीसी नेट एग्जाम आपको देना होगा। अगर आप टीचिंग करना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो उसमें आप जा सकते हैं। रिसर्च फॉलो कर सकते हैं, वही पीएचडी आपके आ जाते हैं। मीडिया में बहुत पॉलिटिकल जर्नलिस्ट की बहुत जरूरी है, और आजकल बहुत सारे पॉलिटिकल जर्नलिस्ट आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जहां पर वो अपने ही उनके चैनल्स हैं, एक तरीके से यूट्यूब न्यूज चैनल्स हैं। ठीक है, तो वहां पर आपका जिसे सोशल मीडिया जर्नलिज्म भी कहा जा रहा है। तो ये काफी अच्छा है कि आप मीडिया में भी आपका स्कोप है, एनजीओस में है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में है, पॉलिटिकल कंसल्टेंट, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स, ये कॉर्पोरेट्स में काफी जरूरी एक पोजीशंस होती है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। हर कंपनीज में जनरली पब्लिक रिलेशन ऑफिसर होता है, वो है। लीगल प्रोफेशनल्स, पॉलिसी रिसर्चर्स, कंटेंट राइटर और पब्लिशर, मीडिया एंड पब्लिशिंग इंडस्ट्रीज में भी आप जो है वो जा सकते हैं। यहाँ पर कुछ एवरेज सैलरी दी गई है प्राइवेट सेक्टर की, सिर्फ हमने प्राइवेट के लिए, गवर्नमेंट की बात नहीं करते। सपोज अगर आप प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं तो पॉलिसी एनालिटिक्स, यहाँ पर स्टार्टिंग सैलरी मंथली यहाँ पर है 40, 35, 25। अप्रोक्सीमेट सैलरी स्ट्रक्चर्स यहाँ पर दिए गए हैं, 30,000 25 से स्टार्ट हो जाती हैं, अराउंड 40 to 50 स्टार्टिंग सैलरीज है। ठीक है, एक्सपीरियंस सैलरीज जो है वो 1 से 2 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख के बीच में हो सकती है, डिपेंड करता है। देखिए प्राइवेट सेक्टर में आपकी सैलरीज
एंट्री सैलरीज जब आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हैं वो डिपेंड करती है बहुत सारी, आपकी स्किल्स क्या हैं, ठीक है, आप स्किल सेट्स क्या हैं आपके अंदर, किस कंपनी में कर रहे हैं, छोटी कंपनी बड़ी कंपनी, किस सेक्टर्स में कर रहे हैं, किस पोजीशन के लिए कर रहे हैं, सारी चीजें वेरी करते हैं। पर ये एवरेज सैलरीज स्ट्रक्चर्स हैं, एक्सपीरियंस सैलरीज और जो स्टार्टिंग सैलरीज हैं उनके लिए आपका यहाँ पर है, इन्हें आप डिटेल में पढ़ सकते हैं अगर आप किसी पर्टिकुलरली रोल के लिए देख रहे हैं, ठीक है। अब इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, देखिए इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यूनिवर्सिटी वाइज होता है, सीयूटी पीजी में जो इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो यूनिवर्सिटी वाइज होता है। बट जो क्योंकि हम यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटीज में एनी डिसिप्लिन, मतलब आपने अपनी जो यूजी की है वो किसी भी डिग्री से की है, चाहे आपने बीए किया हो, बीकॉम किया हो, बीएससी की हो, आप इसके लिए इलिजिबल होते हैं। एनी ऑफ द डिसिप्लिन से आप जो है किसी भी यूनिवर्सिटीज में एज ए काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस के लिए जनरली मैं बता रहा हूं, एक दो यूनिवर्सिटीज की अगर बात अलग हो सकती है, बट जनरली आप पॉलिटिकल साइंस पीजी किसी भी डिसिप्लिन से हैं, आप साइंस बैकग्राउंड रहा है, कॉमर्स, आर्ट्स, कोई भी बैकग्राउंड रहा है आपका, डजंट मैटर, आप किसी भी डिसिप्लिन से हो, आपकी यूजी डिग्री कोई सी भी हो, बैचलर डिग्री कोई सी भी हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कुछ यूनिवर्सिटीज में 50% है, कुछ में 55% हो सकता है। तो एक बार जिस भी यूनिवर्सिटीज के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, जिसमें भी आप इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है, एग्जाम देने के बाद उसकी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, एक बार उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसकी वेबसाइट पे जाकर देखना। उसकी वेबसाइट पे हमने काफी सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की यहाँ पर दे रखी है, जैसे जेएनयू के दे रखी है जिसमें एमए इंटरनेशनल रिलेशन एंड एरिया स्टडीज, ये बेसिकली एक कोर्स है, ठीक है। बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन 10+2 3 पैटर्न एजुकेशन विद एटलीस्ट 50 मार्क्स, यहाँ पर ये जेएनयू के हैं, ठीक है। जेएनयू इन पॉलिटिकल साइंस भी होता है और जेएनयू में एमए इंटरनेशनल रिलेशन एंड एरिया स्टडीज भी होता है। तो आप जो कोर्सेज ऑफर, कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ एमए इन पॉलिटिकल साइंस ही ऑफर कर रहे हो। देखिए जैसे यहाँ पर एमए इन इंटरनेशनल रिलेशन एंड एरिया स्टडीज, तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या कोर्सेज हैं, किस यूनिवर्सिटीज में क्या क्या कोर्सेज है पीजी में पॉलिटिकल साइंस के लिए, वो एक बार जाकर देख सकते हैं। और उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो भी एक बार आपको जाकर देखना चाहिए। यहाँ पर हमने जेएनयू का दे रखा है और वेरियस यूनिवर्सिटीज का दे रखा है। मोस्टली आपको यहाँ पर इस आर्टिकल में मिल जाएगी, मैं सबकी तो नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, बट इस आर्टिकल में आपको ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटीज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप इसका आर्टिकल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट, अब एग्जाम पैटर्न हमने किया था 105 मिनट्स का होता है, यानी कि 1 घंटा 45 मिनट का एग्जाम होता है। 75 क्वेश्चंस आते हैं +4 करेक्ट आंसर के लिए। नेगेटिव मार्किंग होती है -1 की, यानी कि 1 मार्क डिडक्ट होगा एवरी रॉन्ग अटेम्प्ट, ठीक है। अब चलिए यहां पर हम बुक्स की बात कर लेते हैं। देखिए अगर आप बहुत ही डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमने एक समरी दे रखी है यूनिट वाइज बुक के, और कितनी यूनिट्स वाइज, मतलब कंप्लीट 8 जो यूनिट्स हैं आपके चैप्टर, अगर उनकी पर्टिकुलरली बुक पढ़ना चाहते हैं, जैसे वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी की पढ़ना चाहते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी की, तो वो है। बट अगर आप ऐसी बुक्स देख रहे हैं जिसमें आपके सब कुछ मिल जाए, ठीक है, सारी चीजें आपको एक साथ में मिल जाएं, अगर आप वैसी बुक देख रहे हैं तो चलिए मैं आपको वो बुक्स बता देता हूं। हमारी ही बुक्स आती हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूं कि अगर आप कंसाइज वे में देख रहे हैं कि, और वो बुक्स देख रहे हैं जिसमें आपको जो है कंप्लीट सिलेबस कवर हो और सिलेबस के ही अकॉर्डिंग आपकी बुक्स हो, तो आप हमारी बुक्स जो है वो चेक कर सकते हैं। चलिए मैं दिखा देता हूं उसकी भी आपको, ठीक है। अदरवाइज आप चाहें तो जो है वैसे भी पढ़ सकते हैं, बहुत सारी बुक्स और भी आती हैं, आपको हर टॉपिक्स पर जनरली बुक्स मिल ही जाएंगी। बट अगर आप बिल्कुल सिलेबस पर बेस्ड इन डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारी बुक्स, मैं आपको बता देता हूं कि हमारी कौन सी बुक्स आती हैं
जो कि आप देख सकते हैं। अगर आप सैंपल भी चेक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो देखिए एक ये बुक है हमारी पॉलिटिकल साइंस की, जिसमें आपको 2024 का सोल्व पीवाईक्यू मिलता है प्लस 1500 प्लस चैप्टर वाइज एमसीक्यूज इसमें जो है वो दिए गए हैं, वो भी डिटेल सॉल्यूशंस के साथ। देखिए इसमें वो क्वेश्चन सेलेक्टेड किए गए हैं जो कि बहुत ही एक्सपेक्टेड है और उन्हें की प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस में दिए गए हैं। पूरे 8 चैप्टर्स के अगर आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना चाहते हैं, और आपको करने ही चाहिए, बहुत जरूरी है थ्योरी कवर करने के बाद, ताकि आपकी थ्योरी का रिवीजन भी हो जाए प्लस चैप्टर, क्योंकि देखिए 8 चैप्टर्स हैं और उन्हीं चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो यहाँ आपके लिए चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो ये वो बुक आती है, इसका सैंपल अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप सिंपली कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे। इसके अलावा अगर हम इसके अलावा बात करें तो थ्योरी बुक्स भी आती हैं, सेट ऑफ 9 बुक्स आती हैं, जिसमें 8 थ्योरी और एक एमसीक्यूज बुक है। ये डिटेल स्टडी मटेरियल है। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, कंसाइज वे में पढ़ना चाहते हैं, तो ये डिटेल स्टडी मटेरियल यहाँ पर जो है वो दिया गया है। चलिए हम वापस चलते हैं अपने टॉपिक पर, जहां पर हम थे कि यहाँ पर आपकी यूनिट वाइज सारी बुक्स दी गई हैं। आप वो यूनिट वाइज बुक देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी आपको बताई दी है। अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बाकी हैं, तो एंड तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को। चलिए अब काउंसलिंग प्रोसेस समझ लेते हैं। थोड़ा काउंसलिंग प्रोसेस यहाँ पर जो है हम समझ लेते हैं कि काउंसलिंग प्रोसेस क्या है। देखिए काउंसलिंग प्रोसेस में यूनिवर्सिटीज जो है अपना आपका जब रिजल्ट सपोज अगर हम बात करें 2025 का, तो रिजल्ट आ चुका है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। हर यूनिवर्सिटीज का अलग रजिस्ट्रेशन है, उसकी वेबसाइट आपको बार बार विजिट करनी पड़ेगी अगर आप उसे देखना चाह रहे हैं कि कब ओपन हो रहा है, क्योंकि सडनली ओपन हो जाता है। कोई ऐसे पहले से डेट जो है वो दी नहीं जाती, चाहे DU, JNU, BHU किसी भी यूनिवर्सिटीज की बात हो। तो यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर फिलिंग आपको करना होगा, प्रेफर्ड कोर्स डिपार्टमेंट, ठीक है, वो आपको फिल करना होगा। फिर मेरिट लिस्ट लिखेंगी, लिस्ट 1, 2, 3, 4 डिपेंड करता है कि वो यूनिवर्सिटीज में कितनी लिस्ट निकलती है। फिर सीट अलॉटमेंट होते हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस होते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होते हैं। कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर सीट अलॉटमेंट होते हैं, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होते हैं, एडमिशन कंफर्मेशन आपका आ जाता है। ये डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपको चाहिए होते हैं। सपोज अगर आपने 2025 की काउंसलिंग में अगर आप बैठ रहे हैं यहाँ पर, तो उसका स्कोर कार्ड आपको चाहिए होगा, 10th 12th की मार्कशीट चाहिए होगी, बैचलर डिग्री मार्कशीट चाहिए होगी, सर्टिफिकेट, ट्रांसफर ऑफ सर्टिफिकेट TC। ये तो बेसिकली कॉलेज लेवल में आपको जरूरत बाद में पड़ती है, बट इसकी भी जरूरत पड़ती है। कंडक्ट सर्टिफिकेट यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए होगा, SC ST OBC का जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होती है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए होगा अगर यूनिवर्सिटी रिक्वायर्ड करती है, वैलिड फोटो ID चाहिए, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID, जो भी आपकी वैलिड ID है, वो ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर सिंपल सा DU का बता देता हूँ क्या प्रोसेस होता है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट DU या JNU में करना चाहते हैं। तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन ओपन होते हैं, रजिस्ट्रेशन ओपन होने के बाद आप उसके लिए सारे डॉक्यूमेंट्स ओपन अपलोड करते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हैं। उसके बाद लिस्ट निकलती है आपकी। लिस्ट में आपको सपोज कोई कॉलेज दिया जाता है, ठीक है, तो वो सपोज फर्स्ट लिस्ट में आपको जो कॉलेज दिया गया आप उससे सेटिस्फाई नहीं है, तो आपको वो अलॉटेड, अगर आपका नाम आता है तो वो अलॉटेड कॉलेज आपको एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा वो, बट आप बाद में उसे अपग्रेड कर सकते हैं। जब सेकंड थर्ड लिस्ट आएगी उसमें आप अपग्रेड कर सकते हैं। बट अगर फर्स्ट लिस्ट में ही आपका नाम आ जाता है, कॉलेज का भी नाम आ जाता है, तो उसे आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। बट उसके बाद आप आगे चल के अगर आप सपोज वो कॉलेज नहीं चाहते हैं, ठीक है, उस कॉलेज में आप कोई और कॉलेज चाहते हैं, तो उसे आप बाद में अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए काउंसलिंग की टेंटेटिव डेज, देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU DU की बात करें, देखिए इनकी डेट कोई फिक्स नहीं रहती, हर बार अलग अलग रहती है। बट वो जो टेंटेटिव डेट्स हैं जिनमें जनरली काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं, तो DU में लेट
जून से स्टार्ट होते हैं, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड लिस्ट आती है जून तक, लेट जून तक, अर्ली जुलाई तक, मिड जुलाई तक, ठीक है। ये कुछ प्रोसेस रहते हैं, ये टेंटेटिव डेट्स हैं, यानी कि जनरली ये फिक्स नहीं रहता। अभी तक सपोज 2025 में अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, बट आपको ये वेबसाइट पर जाकर जिस भी यूनिवर्सिटीज के आप करना चाहते हो ये आपको देखना चाहिए, और ये आपको बार बार देखना यहाँ पर पड़ता है, जब भी आप देख पाएंगे कि कब स्टार्ट हो रहा है। बट में वो टेंटेटिव डेट्स हैं कि जनरली स्टार्ट हो ही जाते हैं हर साल, ठीक है। यहाँ पर जेएनयू की बात करें तो लेट अप्रैल टू मई, मई चल रहा है तो मई में जनरली हो जाता है। अर्ली जून में फर्स्ट मेरिट, सेकंड लिस्ट, ठीक है, थर्ड लिस्ट, फोर्थ लिस्ट, फिफ्थ लिस्ट, जितनी भी लिस्ट आती है डिपेंड करता है हर कोर्सेज पर, सीट्स पर, ठीक है, कितनी लिस्ट आगे। सीट्स भी देखेंगे कि पिछले कुछ सालों में कितनी अप्रोक्सीमेट सीट्स रही हैं, वो भी हम देखने लगे। तो ये कुछ टेंटेटिव डेट्स हैं, ये डेट्स फिक्स नहीं है, ठीक है, ये टेंटेटिव डेट्स हैं कि अराउंड इस मंथ में जो है स्टार्ट हो जाता है। ये डेट्स भी नहीं है, ये है मंथ कि जनरली आपका इसमें हो जाता है। आपको विजिट करना चाहिए जिस भी यूनिवर्सिटीज में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक मिल जाता है, और डीयू में तो CUT PG रजिस्ट्रेशन का आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर जब भी उसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है आप वहां से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए DU और JNU, क्योंकि हर कोई DU और JNU में करना चाहता है, तो देखिए कुछ कट ऑफ है। देखिए वेबसाइट्स पर, बहुत सारी वेबसाइट पर, ठीक है, इंटरनेट पे आपको अलग अलग कट ऑफ दी रहती है, ठीक है। वैसे तो कोई कट ऑफ अगर आप ढूंढने जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जब भी आपको नहीं मिलेगी, बट ये जो वेरियस सोर्सेज से कट ऑफ आई है कुछ कॉलेजेस के, अब इसमें नॉर्थ कैंपस भी है, साउथ कैंपस भी है, मेरिंडा हाउस हिंदू कॉलेज, कारकोई माल कॉलेज, तामजेस कॉलेज, तो ये राउंड 1 की कट ऑफ है, मतलब जो भी अवेलेबल हो पाई है, तो आप यहाँ पर जो है इसे देख सकते हैं। ये अकॉर्डिंग टू सोर्सेस है, हम इसकी एक्यूरेसी के लिए मैं आपसे 100% एक्यूरेसी के लिए नहीं कह सकता, वेरियस सोर्सेस है ये जो है हमने कलेक्ट की है, ठीक है। अब यहां पर हम बात करते हैं आपकी पॉलिटिकल साइंस में DU और JNU के लिए कितनी सीट्स रहती है, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की जब मैं बात कर रहा हूं तो सभी नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, सभी जितने भी कॉलेज हैं उन सभी की बात कर रहा हूं कि टोटल कितनी सीट रहती है अप्रोक्सीमेट 150 से 170 सीट रहती हैं। जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 70 से 80, 50 से 60, 20 से 30, 30 से 40, 5 से 10 सीटें जो PWD के लिए रहती है। ये अप्रोक्सीमेट सीट्स हैं, और ये अकॉर्डिंग टू पास्ट ईयर के एनालिसिस करके कि पिछले कुछ सालों में कितनी सीट्स रही हैं, तो वो अप्रोक्सीमेट सीट्स मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। जवाहरलाल नेहरू की बात करें 40 से 50, पॉलिटिकल साइंस की बात है यहाँ पे सिर्फ ओनली पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है। ओबीसी 20 से 25, SC में 15 से 20, ST 5 से 10, EWS में भी 5 से 10 सीटें जो है यहाँ पर रहती हैं। तो ये थी कुछ सीटें कि अप्रोक्सीमेट इतनी सीट्स रहती है DU और JNU में, ठीक है। अब की बार कितनी सीट्स होगी, इससे अगले साल कितनी सीट्स होंगी, वो जब भी पता चलता है कि जब इसके रजिस्ट्रेशंस ओपन हो जाते हैं। उसका एक प्रॉपर, जब भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए उसका एक प्रॉपर आपको ब्राउजर देखने को मिलता है, उसे आप कंप्लीटली पढ़ सकते हैं। तो ये थी कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट CUT PG पॉलिटिकल साइंस पेपर के बारे में। अगर आप इसके बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो आप सिंपली कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।